हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और हम इस वीडियो में देखेंगे जो BAML का है, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, उसका वेल्डर ट्रेड का जो है 2025 के अंदर जो पेपर अभी रिसेंटली हुआ था 10/10/2025 के अंदर, उसका जो है आंसर की देखेंगे। और इसमें जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे हिंदी इंग्लिश में हैं, तो उसमें ज़्यादा डाउट नहीं होगा। तो उसके बाद भी आपका डाउट आता है तो उस डाउट को आप ज़रूर कीजिएगा। बाकी BAML का जो काम है रेलवेज़ में है, रेलवे के रेलवे से रिलेटेड काम है। रेलवे के साथ साथ आपका माइनिंग में है, डिफेंस के अंदर है, और भी जो अदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं उसके अंदर जो है ये काम करते हैं, है ना। जो BAML कंपनी है और इसका बेसिकली हेड क्वार्टर जो है आपका बैंगलोर के अंदर है ना। तो इसके सारे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपका वेल्डर ट्रेड के ही सारे क्वेश्चन है ना। और इसमें आपका नॉन टेक्निकल और टेक्निकल पोर्शन दोनों के दोनों हैं, तो दोनों के दोनों को देखेंगे, है ना। सो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। उससे पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि ये आपका रिस्पॉन्स शीट है जो ITI वेल्डर सेट 1 करके लिख रखा है। इसमें आपका रोल नंबर दिया हुआ है, इसमें कैंडिडेट नेम दिया हुआ है, इनका नाम जो है प्राइवेसी कारण उन्होंने मना किया उसके लिए इसको कर दिया है ऐसा। रजिस्ट्रेशन नंबर है, देन आपका एग्जाम डेट जो है 10/10/2025 है ना। सो क्वेश्चन देखेंगे पहले नंबर से, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, दोनों में बात करेंगे ना। सो चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा विजिबिलिटी उतना बढ़िया नहीं है ना, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट का था जिसके कारण ऐसा कुछ है, तो इतना बढ़िया नहीं है। बाकी अब जो BAML दे रखा है उसी को कराता हूँ। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, तो बाकी आप भी आप सुन सकते हो और चीज़ें पढ़ भी सकते हो। इतनी थोड़ी सी ब्लर दिख रही है, बाकी सही है ना। सो पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ रिड्यूसिंग, रीयूजिंग और रिसाइकल। तो 3R जो होता है ना, उसको पुनः प्रयोग करने, उपयोग करने और पुनर्चक्रण का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। तो उसमें मेन जो होता है आपका जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है ना उसको कम करने का होता है। सो आपका D जो है वही राइट आंसर है। पर्यावरण प्रभाव को कम करने के लिए जो होता है आपका 3R रूल जो होता है, रिड्यूसिंग, रीयूजिंग और रिसाइकल, उसका यूज़ किया जाता है ना। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो है आपका डायलिसिस इज यूज इन केस ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम। तो डायलिसिस का जो उपयोग किया जाता है पीड़ित रोगी के मामले में किया जाता है, तो कौन से पार्ट के लिए किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। पेशेंट के बारे, सफरिंग कौन से इसमें होता है, तो वो किडनी के प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है, उसको डायलिसिस जो है यूज़ किया जाता है और उसको ठीक किया जाता है ना। सो B जो है राइट आंसर है। किडनी प्रॉब्लम्स, गुर्दे की समस्या है ना। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। सो अग्निशामक यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है। तो उसमें आपका CO2 का यूज़ किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। D जो है आपका सही उत्तर है। 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन वर्क प्लेस इंजरी, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यस्थल की सामान्य चोट के बारे में पूछ रहा है। तो स्ट्रेन फ्रॉम इम्प्रॉपर फिटिंग, है ना। अनुचित उत्थान से तनाव जो होता है ना, उसी के कारण आपका जनरल सामान्य चोट के कार्यस्थल में जो ये कॉमन वर्क प्लेस में इंजरी के टाइप का पाया जाता है, स्ट्रेन फ्रॉम इम्प्रॉपर फिटिंग, है ना। सो B जो है राइट आंसर है, अनुचित उत्थान से तनाव। 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू डू इफ़ नोटिस ए फ्राइड इलेक्ट्रिकल कोड इन द वर्क प्लेस। यदि आप कार्यस्थल में कटे हुए विद्युत कोड को देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो जब भी आप ऐसा पाते हैं तो उस केस में क्या होता है, अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करें, क्योंकि आप एक इलेक्ट्रिशियन, ज़रूरी नहीं है इलेक्ट्रिशियन बंदा होगा तो वो तो चलो ठीक कर देगा। उसके बाद भी ये ऐसा चीज़ है ना कि इलेक्ट्रिशियन भी है, विदाउट इन्फॉर्मेशन उस चीज़ को नहीं करेगा। एक बार ही इन्फॉर्म करना ही करना है उस चीज़ को, है ना। जो भी ऐसा पाया जाता है कि आपको कहीं पे कटा हुआ है बिजली का तार दिखे, तो उस केस में आपको रिपोर्ट करना है सुपरवाइजर को। सुपरवाइजर ऊपर बताएगा, फिर उसका काम जो है करने का वो ऐसे होता है ना। सो B जो है इसका राइट आंसर है। देन आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स, है ना। इनमें से कौन सा जो है नवीकरणीय संसाधन है। सो विंड एनर्जी जो है ये आपका रिन्यूएबल है। बाकी जैसे नेचुरल गैस हो गया, कोल हो गया, ऑयल हो गया, ये एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा नहीं कर सकते हो। हवा का जो है बार बार यूज़ कर सकते हैं ना। सो B जो है राइट आंसर है, वही रिन्यूएबल नवीकरणीय वो संसाधन है। तो हवा जो है आपका, पवन ऊर्जा जो है वही नवीकरणीय संसाधन है ना। सो आंसर जो दे रखा है B वही सही उत्तर है। इनने जो आंसर दे रखा है नेचुरल गैस का, वो गलत उत्तर है। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका 7 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडियन साइन कलर, है ना। भारत में झंडे के रंगों का क्या महत्व है। अब इसमें 3 रंग होता है, केसरिया होता है, फिर सफ़ेद होता है, फिर ग्रीन होता है ना।
सो तीनों के तीनों का अलग अलग कलर ये मतलब होता है। जैसे सेफ्रन कलर होता है उसका होता है करेज का, है ना, साहस का। उसके बाद वाइट जो कलर होता है वो होता है पीस, शांति के लिए। और ग्रीन जो होता है ये प्रोस्पेरिटी के लिए होता है, समृद्धि के लिए। जो हरा भरा हमारा जैसे देश पूरा सारा हरा भरा है उस चीज़ का लेकर है ना। तो सी जो है राइट आंसर है आपका। सिग्निफिकेंट जो 3 कलर ट्राई कलर है उस ट्राई कलर का मतलब पूछ रखा है ना। सी जो है आपका सही उत्तर है ना। सेफ्रन साहस के लिए भगवा हो गया, और शांति के लिए सफ़ेद, और समृद्धि के लिए हरा, है ना। 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर पार्ट इन इंडिया। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह है। तो मुंबई जो है ये प्रमुख बंदरगाह है ना। सी पोर्ट जिसको कह सकते हो। बाकी जयपुर में किसी भी प्रकार का पोर्ट नहीं है, बंदरगाह नहीं है, ना ही भोपाल में ना ही लखनऊ में, है ना। सो बी जो है यही राइट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुक रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम पूछा है। तो इसमें से कौन सा है जो उनके द्वारा लिखा गया है। तो विंग्स ऑफ फायर जो है उनके द्वारा लिखा गया है ना। डी जो आपका सही उत्तर है। 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव लिसनिंग, है ना। तो निम्नलिखित में कौन सा सक्रिय श्रवण का एक उदाहरण है। सो एक्टिव लिसनिंग का दैट मीन्स क्या होता है ना कि आप क्लेरिफाई करते हो उस चीज़ को, मतलब स्पष्टीकरण मांगना जो होता है ना, वो आप जब सुनोगे एक्टिव तरीके से तभी आप उसका स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। जैसे ये इसमें ये बी में दिया हुआ आंसर नोटिंग एंड आस्किंग क्लैरिफाइंग क्वेश्चन, है ना, सर हिलाना और प्रश्न का स्पष्टीकरण मांगना। तो ये जो है बी आपका राइट आंसर है ना। 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन पूछा तो फॉलोइंग इज अ मेजर एक्सपोर्ट इन इंडिया, है ना। भारत का प्रमुख निर्यात निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारत से जो निर्यात होता है दूसरे देशों के, उसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें से पूछा है कि सबसे ज़्यादा कौन सा निर्यात किया जाता है, उसके बारे में पूछा है ना। तो सबसे ज़्यादा जो होता है आपका कपड़ा जो है निर्यात किया जाता है भारत से, है ना, बाकी तीनों के कंपेरिजन। तो पहला जो है आपका सही उत्तर है टेक्सटाइल। 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल इन द वर्क प्लेस। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्यस्थल पर गैर मौखिक संचार कौशल का एक उदाहरण नहीं है। तो आई कॉन्टैक्ट जो होता है ना ये ज़रूरी नहीं होता है, सॉरी ये एग्जांपल है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, है ना। सो मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट। तो सी जो है आपका सही उत्तर है। ये गैर संचार कौशल का एक उदाहरण है ना। जैसे आँख ब्लिंक करते हैं हम, इशारा करते हैं, वैसा होता है ना, उस चीज़ का है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 13 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है विच इंडियन सिटी नॉन एज द पिंक सिटी। तो भारत के किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। तो आपका जयपुर है। जयपुर को आपका गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है ना। ये जो आपका सही उत्तर है। मुंबई को आपका सपनों का शहर कहा जाता है। कोलकाता जो होता है आपका जॉय ऑफ सिटी होता है, जॉय ऑफ सिटी के नाम से फेमस है। और दिल्ली का जो है चलो अभी याद नहीं आ रहा है ना। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। उसका क्वेश्चन है आपका व्हाट शुड यू डू इफ़ यू काउंटर अ ब्लॉक्ड इमरजेंसी एग्जिट। यदि आपको अवरुद्ध आपातकालीन निकास का सामना करना पड़ा तो आपको क्या करना चाहिए, उसके बारे में पूछ रहा है ना। सो आप तुरंत के तुरंत जो होता है सुपरवाइज़र को इसको तुरंत रिपोर्ट करेंगे जैसा ऐसा इमरजेंसी एग्जिट जो है वो ब्लॉक हो जाता है उस केस में, है ना। सो डी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा रिपोर्ट इट इमीडिएटली टू सुपरवाइज़र। इसे तुरंत पर्यवेक्षक को रिपोर्ट करें, है ना। 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ वर्क प्लेस ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो कार्यस्थल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या होता है। तो वहाँ पे क्या होता है ना टू इम्प्रूव नॉलेज एंड परफॉर्मेंस। तो मेन जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है जिससे आपका नॉलेज बढ़े और परफॉर्मेंस जो है उसमें बढ़ोतरी है ना। तो कार्य ज्ञान और कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए जो होता है आपका वर्क प्लेस मीटिंग या ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो दिया जाता है ना। ये जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। कैपिटल सिटी मतलब भारत की राजधानी क्या है। देखो भारत की राजधानी जो है आपका दिल्ली है ना। सी जो है आपका राइट आंसर है, नई दिल्ली। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी प्रोडक्ट इंसुलिन। तो मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि जो है इंसुलिन को उत्पन्न करती है। तो आपका पेंक्रियाज करता है ना। सी जो है आपका राइट आंसर है पेंक्रियाज, जिसको हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच आर द ट्विन सिटी, है ना। जुड़वा शहर कौन से है। सिकंदराबाद और हैदराबाद जो है वो आपका जुड़वा सिटी है ना। तो सी जो है आपका राइट आंसर है हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच स्टेट सेंड द मैक्सिमम
इंसेंटिव टू द, इंसेंटिव नहीं है ना, ये रिप्रेजेंटेटिव है, सॉरी है ना, विच स्टेट सेंड द मैक्सिमम रिप्रेजेंटेटिव टू द लोकसभा। तो कौन सा राज्य लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजता है? तो आपको उत्तर प्रदेश में भेजता है। कितनी है टोटल? 80 सीटें हैं ना लोकसभा के लिए। तो डी जो है आपका राइट आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट शुड यू डू इफ़ यू आर मिस्टेक ऑफ वर्क। यदि आप काम करने में गलती करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? जैसे ही आप गलती करते हो काम करने में तो आप उस चीज़ को क्या करोगे? रिपोर्ट करोगे, उसको ठीक करने के लिए, है ना, कि रिपोर्ट इट एंड सीक टू करेक्ट इट। तो इसकी रिपोर्ट करें और इसे सही करने की कोशिश करें। सो बी जो है राइट आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है चूज़ द राइट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखो इंग्लिश का क्वेश्चन है इसमें, है ना, ये ग्रामेटिकल चीज़ें हैं। तो व्हाट लिखा है, देन आपका क्वेश्चन, तो व्हाट का मतलब ये होता है क्वेश्चन वाला, है ना। और म्यूजिक डू यू लाइक, तो व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, है ना, तो कौन सा म्यूजिक जो है आप पसंद करते हो। डी जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है 22 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन है सेलेक्ट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड। वन वर्ड पूछ रखा है ना, एक मिलेनियम है, सेंचुरी है, ओवरनाइट है। अच्छा, ये ए पीरियड ऑफ 10 ईयर, 10 ईयर को डेकेड बोलते हैं ना। डी जो है आपका राइट आंसर। मैं यहीं तक पढ़ा हुआ था, यहाँ नीचे नहीं पढ़ा था। पीरियड ऑफ 10 ईयर, 10 साल का जो होता है उसको डेकेड बोलते हैं, है ना। डी जो आपका राइट आंसर है, दशक जिसको हिंदी में बोलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है स्टडी द सीरीज एंड फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड आइडेंटिफाई द नेक्स्ट इन द सीरीज। अब देखो तो B3 लिखा हुआ है ना, डी का 6 लिखा हुआ है, एफ का 9 लिखा हुआ है, एच का आपका 12 लिखा हुआ है। तो अगला क्या होगा? तो बी जैसे होता है 2, उसमें 1 जोड़ दिया। डी जो होता है 4 होता है, जो 2 छोड़ दिया, है ना। एफ जो होता है 6 है, उसमें 3 जोड़ दिया। एच जो होता है 8 होता है, उसमें 4 जोड़ दिया। FGHI जे हो जाएगा। जे आपका सी में लिख रखा है, जे के साथ यहाँ पे 15 हो जाएगा फिर, है ना। जे ही आना है, दूसरा कोई और नहीं आना है। क्योंकि देखो बी के बाद सी गैप कर रखा है, डी आया, डी के बाद ई गैप किया है, एफ आया है, एफ के बाद जी गैप किया है, एच आया। एक एक छोड़ते जा रहा है, तो एक एक छोड़ते जाओगे। नेक्स्ट यहाँ पे 3 का बड़ी त्री किया है, 3 से 3 6, 6 से 3 9, 9 से 3 12, 12 और 3 15। तो सी में जो है जे 15 है ना। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है इफ़ ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू ए रेशियो बी एंड बी रेशियो सी इज इक्वल्स टू पी रेशियो क्यू, है ना, देन ए रेशियो इज इक्वल्स टू ए रेशियो सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ। अब देखो ये ए रेशियो बी है ना, इज इक्वल्स टू लिख रखा है ए रेशियो बी, है ना, और बी रेशियो सी जो है, मतलब बी यहीं पे हो जाएगा बी रेशियो सी का, है ना। तो ये आपका पी है और यहाँ जो सी हो जाएगा ये आपका क्यू हो जाएगा। तो इधर बी हो जाएगा, इधर आपका पी हो जाएगा। अब क्या पूछ रखा है इसने? ए और सी का, इसका और इसका पूछ रखा है। तो ए पी और ये हो जाएगा आपका बी क्यू हो जाएगा। ए पी और बी क्यू इसमें आपका सी में, है ना। तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ना। सर्कुलर राउंड टेबल पे बैठे हुए हैं, तो इसका सीधा आंसर दे देता हूँ टॉमी आपका, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, इसको लिखना पड़ेगा पूरा। तो ये आप सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ऐसे आप सर्कुलर टेबल पे बैठाओगे एक दूसरे को, फिर उसके बाद आपका निकलेगा ना। बी जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है 26 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है पिक अप द करेक्ट सिनोनिम ऑफ बार्टर, है ना। सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी या पर्यायवाची जिसको बोलते हैं ना वो। तो बार्टर का मतलब क्या होता है? खरीद लेन देन की जो प्रक्रिया होती है उस चीज़ का बोल रहे हैं ना। बार्टर का वही मतलब होता है। तो एक्सचेंज हो गया, ये आपका लेन देन का प्रक्रिया होता है ना। डी जो आपका सही उत्तर है। डील में क्या होता है? सिर्फ बात करते हैं। रिटर्न मतलब आप किसी को वापसी कर रहे हो ना। लैंड एक्सचेंज में क्या होता है कि लेन देन दोनों होता है। बार्टर में भी सही चीज़ सेम चीज़ होता है, लेन और देन दोनों होता है ना। 27 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन अंडर ईच सेंटेंस, है ना। तो प्रीपोजिशन पूछ रखा है वी मस्ट नॉट सो पार्शलिटी आवर रिलेटिव्स, है ना। तो हम लोगों को क्या है अपने जो रिश्तेदार हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का पार्शलिटी को नहीं दिखाना है। तो 2 हो जाएगा इसमें, है ना। 4 नहीं होगा, ऑफ भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 2 हो जाएगा, है ना। सो ये जो है आपका राइट आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है स्टडी द सीरीज एंड फ्रॉम द
ऑप्शंस प्रोवाइडेड, आइडेंटिफाई द नेक्स्ट इन द सीरीज। अब इसमें पूछ रखा है, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। ए जेड है, बी वाई है, सी एक्स है, डी डब्ल्यू है। ये एक दूसरे का अपोजिट है। ए जो है जेड का अपोजिट होता है, बी जो होता है वाई अपोजिट होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है। तो ए बी सी डी गया, ई का हो जाएगा आपका ई बी होता है ना, बी जो है आपका राइट आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ये भी हाइट के अकॉर्डिंग इनको बिठा रखा है लेफ्ट राइट करके, तो इसका आपका पूछ रखा है बाद में कि जो है सी और एफ के बीच में कितने लोग बैठे हैं और एफ और डी के बीच में, है ना। शॉर्टर मैनी पोर्शन बिटवीन सी एंड एफ एंड मैनी। चलो इस क्वेश्चन का भी देख लो, है ना, इसका लंबा बनेगा तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका ऐसे बनने का देखो एक स्टेप का ही बनेगा, बैठा के इसको सारे लोगों को बैठा दो ना, बड़े छोटे करके, तो आपका सिंपल आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें आपका क्वेश्चन है राम बाबू कैन डू हाफ ऑफ ए वर्क 8 डेज, है ना। तो आधा काम जो है 8 दिन में करता है। वाइल संतोष कैन डू 1/3 काम जो है सेम वर्क इन 8 डेज, है ना। तो हाउ मेनी डेज कैन बोथ डू इट टुगेदर, है ना। तो टोटल जैसे देखते हैं 8 और 8 जो है 16 काम हो गए, है ना। ऐसे भी निकालते हैं तब भी निकलेगा, 8 दूनी 16 और ये 24, है ना। दोनों का निकालते हैं तो आपका आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 दूनी 48, है ना। ये 3 ये 4 7 हो गया, 7 7 49। तो ये आपका 9 दिन के करीब आएगा, 9 दिन की कह रहा हूँ, 10 दिन के करीब आएगा, 9.6 आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है 31 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है एन अलॉय कंटेन्स 90% ऑफ कॉपर एंड 10% टीन। अलॉय अनदर अलॉय 93% कॉपर एंड 4% टीन। इन वॉट रेशियो दीज टू बी मिक्स सो दैट द मिक्सचर मस्ट हैव 9% इन टीन। कितने परसेंट मिलाया जाएगा कि 9% जो है वो आपका टीन हो जाएगा, है ना। तो इसको 5:1 में मिलाओगे तो आपका जाके 9% हो जाएगा टीन का, है ना। सो ये जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आप पूछ रखा है 32 नंबर, ओड 1 पूछ रखा है। इसमें से गलत कौन सा है, तो डी जी जे ई। इसको आप देखोगे ना डिफरेंस कितना कितना का है उसमें आपको निकल जाएगा। सो इसमें हम सीधा सी में आते हैं। तो यू के बाद क्या आता है, वी डब्ल्यू एक्स, 2 का गैप है ना, वाई जेड, है ना, फिर ये 1 का गैप है। देन आपका जेड के बाद यू है, यू पहले भी है लास्ट भी है ना। ओड 1 पूछ रखा है, डी जी जे ई, है ना। डी के बाद जी आते हैं तो ई एफ जी 2 का डिफरेंस है। जी के बाद फिर अगले में आते हैं एच आई जे, 2 का ही डिफरेंस है। जे के बाद फिर है ई, है ना। के एल एम एन, है ना। एन के बाद ओ पी क्यू, 2 का डिफरेंस है। सी नीचे आते हैं सी डी ई एफ, 2 का ही डिफरेंस है। इसमें भी बस है, इसमें अलग है। यू के बाद भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, है ना। इसमें 2 का गैप नहीं है, सीधा 1 का गैप है। जी के बाद एच आई, इसमें बाकी सब में 2 का गैप है। तो सी जो आपका राइट आंसर है। 13 नंबर को 33 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्वेश्चन है इफ साइड ऑफ ए स्क्वायर 4 मीटर है जैसे, है ना, देन एरिया ऑफ स्क्वायर मीटर स्क्वायर कितना होगा। तो ए स्क्वायर होता है इसका सिंपल फॉर्मूला, 4 का स्क्वायर लगा दो। डायगोनल पूछ रखा है, सॉरी, एरिया तो हमारा निकल जाना है, ये डायगोनल पूछ रखा है ना। ये स्क्वायर ऐसे होता है, ये आपका 4 मीटर का है ना। ये डायगोनल पूछ रखा है ना। तो ये 4, ये भी 4, ये भी 4, तो ये कितना होगा, तो ये 4 ये 4, है ना। और इसको निकालना है, एच स्क्वायर निकालना है, 16 16 32, है ना। √32 आ जाएगा। इसको हम करेंगे 16 दूनी 32, 4√2 आएगा। ऑप्शन में जो है ना ये रूट सीधा 32 दे रखा है, तो ये आपका गलत दे रखा है ना, √32 होगा। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन है इन इच और द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ईगर का बेस्ट मीनिंग पूछ रखा है, तो क्यूरियस होता है ना, सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है सिमिलर इन मीनिंग इन द वर्ड गिवन, है ना। देखो
एट्रोसिटी जो लिख रखा है इसका सिमिलर क्या होगा, तो आपको वायलेंस हो जाएगा, है ना। एट्रोसिटी का मतलब होता है किसी को प्रताड़ित करना या फिर प्रताड़ित करना कह रहे हैं, वायलेंस करना वो होता है ना, परेशान या कहीं पे ऐसे सड़क पे जो किसी प्रकार की परेशानी लोगों के लिए, है ना, तो वायलेंस जो होता है रूल कोड ऑफ कंडक्ट जैसे कोड रूल जो होता है उसको ब्रेकिंग करने का जो होता है वो एट्रोसिटी का मतलब हो जाता है। तो वही सेम चीज़ वायलेंस में आता है ना, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं 36 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ गिवन अनरियलिस्टिक, मतलब जो रियल नहीं होता है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सॉरी अपोजिट ही पूछ रखा है ना, तो आपका रीजनेबल हो जाएगा। इसमें अनरियलिस्टिक में मतलब क्या है उसका बारे में कुछ पता नहीं है। रियलिस्टिक में क्या होता है, सही चीज़ होती है ना, रीजनेबल। सो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, रीजनेबल। 37 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स विद टू मेक सेंटेंस मीनिंगफुल कंप्लीट, है ना। मीनिंग बनाना है कि इसमें से डाल के एक नया बढ़िया बनना चाहिए जिसमें, है ना, मीनिंगफुल सेंटेंस बनना चाहिए था। आई हैव ओपन वाई ही वेंट टू लीव अ बोर्ड, है ना, इसमें पूछा है कि ओपन, सो इसमें वंडर हो जाएगा। आई हैव ओपन वंडर्ड वाई ही वेंट, मतलब थोड़ा सा हिचकिचाना बोलते हैं ना थोड़ा, तो जिसमें कोई चीज़ अचानक हो जाता है तो उस चीज़ से वो जो चला गया उस चीज़ को लेकर मैं थोड़ा अचंभित हूँ उस चीज़ का है। तो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस, इसमें भी कंप्लीट करना है। ए एज अ टेम्प्रेरी रिलीफ, है ना। सो डेविएशन जो है आपका टेम्प्रेरी रिलीफ होता है, तो आपको वही सही हो जाएगा। ए डेविएशन इज अ टेम्प्रेरी रिलीफ, है ना। सो ये जो है आपका राइट आंसर है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है आपका इफ़ ऑल द डिजिट ऑफ द नंबर 6 3 7 9 4 5 2 आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में होता है ना, असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो बढ़ते क्रम में डालोगे। उसके बाद पूछ रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सो इसमें आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 और 9, है ना। व्हाट विल द सम ऑफ द फोर्थ डिजिट, ये हो गया 5 फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ सेकेंड, ये इसका फोर्थ ये है ना, राइट आफ्टर रीअरेंज, इसको इधर लेके आते तो 6 + 6 12 हो जाएगा, है ना। तो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग द सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में करके देखना है ना। और उससे आपका हैव यू टेकन लंच, है ना, क्या आपने खाना खा लिया, लंच कर लिया, दोपहर का खाना होता है। यस आई हैव टेकन, तो आपका ये जो है आपका सही उत्तर है। 41 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन है आपका व्हाट इज टीग स्टैंड फॉर, है ना। टीग टंगस्टन इनर्ट गैस होता है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। टीग का फुल फॉर्म पूछ रखा है ना। 42 नंबर क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से आपके थ्योरी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं ना। कार्बन सप्लाइड बाय द कार्बोराइजिंग फ्लेम मेक्स द वेल्ड, है ना। तो कार्बोराइजिंग में जो होता है, कार्बोराइजिंग द्वारा आपूर्ति कार्बन वेल्ड को क्या बनाता है, तो आपका हार्डर ब्रिटल बनाता है ना। डी जो आपका सही उत्तर है। 43 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है द कलर ऑफ होज पाइप कनेक्टेड टू एसिटिलीन सिलेंडर, तो एसिटिलीन सिलेंडर में जो पाइप कनेक्टेड होता है उसका रंग कैसा होता है, तो आपका रेड कलर में होता है या मैरून कलर में होता है ना। बी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। बी जो है राइट आंसर है। ब्लैक जो होता है आपका ऑक्सीजन का होता है ना। 44 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एज पेनेट्रेशन इज सुटेबल टू वेल्ड 16 mm थिक माइल्ड स्टील प्लेट टू मिनिमाइज द वेल्ड कॉस्ट, है ना। तो वेल्ड लागत को कम करने के लिए 16 mm मोटे स्टील प्लेट को वेल्ड करने हेतु किस प्रकार की छोर की तैयारी की जाती है, तो उसमें आपका जो होता है सिंगल ग्रुप बनाया जाता है उस बैक प्लेट के इसमें, है ना। तो ये जो आपका सही उत्तर है। बैक प्लेट के साथ सिंगल ग्रुप बना के हम उसमें 16 mm की जो होती है स्टील प्लेट उसमें वेल्ड करते हैं। सो आपका ये जो है राइट आंसर है। 45 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन परसेंट इन मीडियम कार्बन स्टील, तो मीडियम कार्बन स्टील में जो होता है कार्बन परसेंट कितना होता है। सो इसमें देखो 0.5 से 0.8 को मान रखा है ना।
बाकी ये मीडियम कार्बन स्टील जो होता है अलग अलग बुक में आपको अलग अलग मिलेंगे। तो मीडियम कार्बन स्टील जो होता है 0.75 तक होता है ना, 0.3 से 0.75। तो इसके नियरेस्ट में यही आ रहा है, सी वाला ही आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग यही मान रखा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है 46 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन है लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन इज काउड बाय। तो साइड वॉल संलयन की कमी किस कारण से होता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। साइड वॉल जो फ्यूजन होता है उसमें कमी होती है, तो किस कारण से होता है। तो आपका उसका मेन जो होता है, बहुत कम ताप इनपुट होता है, उसमें भी होता है। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड की तेज़ गति होती है, उसमें तो कट ही जाना है ना। सो पुअर वेल्डिंग टेक्निक, ये सारे के सारे हो जाएंगे है ना। लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन नहीं होता है तो भाई हीट नहीं रहेगा, उस केस में भी होगा। प्योर वेल्डिंग टेक्निक है तब भी होगा। यदि आप फास्ट लेके जाना है उसमें कट जाता है ना। सो डी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव, सभी के सभी जो है सही उत्तर हैं, सही है ना। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पाइप वेल्डिंग पोजीशन इज 2G पोजीशन। तो निम्नलिखित पाइप वेल्डिंग पोजीशन में से कौन सा 2G पोजीशन है ना। 2G पोजीशन का पूछ रहा है। तो जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होता है ना, उसमें आपका ±150 जो होता है, 15 O जो होता है, ये आपका 2G पोजीशन में आता है ना। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाइप वर्टिकल, वेल्ड हॉरिजॉन्टल है ना, बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सो 48 नंबर क्वेश्चन है द डक्टिलिटी ऑफ वेल्ड मेटल इज मेजर्ड बाय द। तो वेल्ड मेटल की तन्यता को किससे मापा जाता है। सो इसको बेंड करके, बेंड टेस्ट जो होता है उससे हम इसको डक्टिलिटी को चेक कर सकते हैं ना। बी जो आपका सही उत्तर है। बाकी टेंसाइल हो गया, इम्पैक्ट हो गया, फटीग हो गया, ये सारे के सारे हार्डनेस टेस्ट किए जाते हैं इससे। 49 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है कि वन ऑफ द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड कोटिंग। तो इलेक्ट्रोड कोटिंग के कार्यों में निम्न में से कौन सा है। तो बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो, तो इलेक्ट्रोड जो होता है उस पर कोटिंग करी जाती है, तो उसका मेन पर्पस क्या होता है, ऐसे आप समझ सकते हो। तो मेन जो होता है आर्क को स्टेबलाइज करने का होता है, आर्क को स्थिर करने के लिए जो होता है उस पर कोटिंग लगाई जाती है। और दूसरा आप आगे और भी यदि आओगे तो जो ऑक्साइड बनता है ना, उस चीज़ को भी बचाता है वो, है ना। सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं तो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। टू स्टेबलाइज द आर्क, आर्क को स्थिर करने के लिए आपका इलेक्ट्रोड कोटिंग किया जाता है ना। इलेक्ट्रोड में कोटिंग किया जाता है, और कोटिंग का जो मेन फंक्शन है वही आपका स्टेबलाइज करता है आर्क को। 50 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज कॉमनली यूज इन सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। तो जो आपका सबमर्ज मतलब जल के अंदर जो होता है, आर्क वेल्डिंग आमतौर पर किस प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। तो वहाँ पे जो होता है बेयर मेटल इलेक्ट्रोड जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है ना सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में। तो सी जो है आपका सही उत्तर है। 51 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है फॉर वेल्डिंग रूट रन ऑफ कॉर्नर जॉइंट विद डायमीटर दे रखा है 3.15 mm माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड, व्हाट इज़ द सुटेबल करंट वैल्यू। सो जब हम यूज़ करते हैं कॉर्नर जॉइंट करते हैं ना, वेल्डिंग रूट रन ऑफ कॉर्नर जॉइंट करते हैं, और उसमें आपका डायमीटर जो है इलेक्ट्रोड का 3.15 mm है, माइल्ड स्टील का इलेक्ट्रोड है। तो वहाँ पे जो करंट की रिक्वायरमेंट होगी वो कितना करंट आप उसमें दोगे उसके बारे में पूछ रहा है। तो 90 से 120 एम्पियर तक दिया जाता है उसमें, है ना। तो ये जो आपका सही उत्तर है। 52 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्वेश्चन है विच रेज फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक आर्क इज इन आर्क वेल्डिंग क्रिएट्स द आर्क आई टू द वेल्डर, है ना। आर्क वेल्डिंग में आर्क करते समय, इलेक्ट्रिक आर्क करते समय निकलने वाली कौन सी किरणें जो होती है आर्क आँख सृजित करती है, तो उसमें अल्ट्रावायलेट रेज होता है ना। आर्क जो होता है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, जो हम आर्क वेल्डिंग करते हैं, जो इलेक्ट्रोड जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ से लाइट निकलती है, तो वो आपका अल्ट्रावायलेट रेज होती है ना, पराबैंगनी किरणें होती है। उससे क्या होता है, आँख को नुकसान होता है ना। उसके लिए हम यूज़ करते हैं आपका हैंड शील्ड यूज़ करते हैं, हेलमेट शील्ड यूज़ करते हैं। सो ये जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन है द साइज ऑफ इलेक्ट्रोड इज स्पेसिफाइड बाय। तो इलेक्ट्रोड का जो आकार होता है किससे निर्दिष्ट किया जाता है। तो आपका जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से उसको डिसाइड किया जाता है ना। सो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इट्स करंट कैरिंग कैपेसिटी, उसकी करंट वहन क्षमता जो होती है उसी के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है 54 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है विच डिफेक्ट जनरली ओकर इन सबमर्ज आर्क वेल्डिंग वाइल वेल्डिंग विद वेरी हाई करंट। तो आमतौर पर बहुत उच्च करंट सहित वेल्डिंग करते समय जलमग्न आर्क वेल्डिंग में कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो उसमें अंडरकट होता है। जब भी हाई आप करंट और करंट का फ्लो दोगे ना उसमें, तो आपका अंडरकट ही मैक्सिमम नहीं, वो मैक्सिमम वही आता है आपका, अंडरकट ही होएगा। तो बी जो आपका राइट आंसर है।
किसी भी वेल्डिंग में हो, सबमर्ज हो या फिर आप नॉर्मल आर्क वेल्डिंग करते हो, उसमें भी आपका आएगा ये चीज़। 55 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीज़न फॉर हेयर लाइन क्रैक इन द रूट ऑफ वेल्ड मेटल। तो वेल्ड मेटल की जड़ में हेयर लाइन दरार का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका लेक ऑफ प्री हीटिंग, पोस्ट हीटिंग, है ना। लेक ऑफ प्री हीटिंग मतलब प्री हीटिंग और पोस्ट हीटिंग की कमी होती है, जिसके कारण हेयर लाइन क्रैक्स देखने को मिलते हैं वेल्ड जॉइंट पे, है ना। तो डी जो आपका सही उत्तर है। 56 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है द वेल्डेबिलिटी डिपेंड्स ऑन। तो वेल्डेबिलिटी किस चीज़ पर निर्भर करती है? तो आपका वेल्डिंग मेथड और जो मेटल होता है उस पर भी निर्भर करता है ना। तो सी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। 57 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसको क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर। तो निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटर नहीं है? तो सोना जो है ये आपका किसी प्रकार का इंसुलेटर नहीं है। ये बाकी ग्लास हो गया, माइका हो गया, वुड हो गया, ये इंसुलेटर होते हैं ना। तो आपका ये जो है आपका सही उत्तर है। ये कंडक्टर के रूप में भी होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगी है ना, तो इसका इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। बाकी सारे कॉपर जैसे होता है वो सस्ता होता है, तो कॉपर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। एलुमिनियम भी सस्ता होता है, इसलिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रेजेंटिंग द प्लेट्स व्हेन वेल्डिंग अ टी फिलेट जॉइंट। तो टी फिलेट जॉइंट की वेल्डिंग करते समय प्लेटों को प्रीसेट करने का उद्देश्य क्या है? प्रीसेट जो करते हैं टी फिलेट वेल्ड करने से पहले, तो उसका मेन उद्देश्य पूछ रखा है, प्रीसेट करने का उद्देश्य क्या होता है। तो उसमें क्या होता है ना, डिस्टोर्शन को कंट्रोल करना होता है, जिसके कारण हमें प्रीसेट करना होता है ना। तो विकृति को नियंत्रित करने के लिए टी वेल्डिंग जॉइंट जो टी फिलेट वेल्डिंग जॉइंट होता है उसमें आपका प्रीसेट कर किया जाता है ना। सो बी जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है मीग वेल्डिंग इज एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग टाइप ऑफ जॉइंट। तो मीग वेल्डिंग जो होता है किस प्रकार के जोड़ों के लिए लागू होता है? तो उसमें आपका बट का भी होता है, लेप का भी होता है और कॉर्नर का भी होता है ना। तो सी डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा सभी के लिए। 60 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है फॉर वेल्डिंग स्टेनलेस स्टील सीट, है ना, विच इज़ बेस्ट मेथड। स्टेनलेस स्टील सीट की जब वेल्डिंग करते हैं तो उसमें सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है? तो आपका टी वेल्डिंग का उसमें इस्तेमाल किया जाता है, और ये सबसे बढ़िया होता है उसके लिए, है ना। तो डी जो आपका सही उत्तर है। 61 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज द पोस्ट हीटिंग टेम्परेचर फॉर वेल्डिंग मीडियम कार्बन स्टील्स प्लेट्स, है ना। सो मध्यम कार्बन स्टील प्लेटों की वेल्डिंग करने के लिए जो होता है पोस्ट हीटिंग तापमान कितना होता है? तो आपका 100 से 300 डिग्री सेल्सियस होता है ना। बी जो आपका सही उत्तर है। 62 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन द कलर ऑफ होज पाइप कनेक्टेड टू ऑक्सीजन सिलेंडर। तो ये पहले ही बता रखा था, है ना, ब्लैक होता है ना। समटाइम ग्रीन भी मिलता है। सो आपका डी जो है आपका सही उत्तर है। ऑक्सीजन सिलेंडर में जो होज पाइप कनेक्ट होते हैं वो आपको ज़्यादातर काला मिलेगा, कहीं कहीं पे आपका रेयरली आपका ग्रीन भी देखने को मिलता है ना। सो डी जो आपका सही उत्तर है। 63 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है वन शुड विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ अ फैब्रिकेटेड आइटम फॉर हाई इंटीग्रिटी एप्लीकेशन शुड बी डन, है ना। तो उच्च समग्रता अनुप्रयोग के लिए फैब्रिकेटेड आइटम का दृश्य निरीक्षण मतलब विजुअल इंस्पेक्शन जो किया जाता है, कब किया जाना चाहिए उसके बारे में पूछ रहा है। तो जब भी हम वेल्डिंग करते हैं उससे पहले, है ना, और बाद में, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर वेल्डिंग, है ना। सो वेल्डिंग करने से पहले और बाद में भी देखना चाहिए, है ना। डी जो आपका सही उत्तर, वेल्डिंग के पहले, दौरान के बाद, दोनों टाइम में देखना चाहिए, है ना। फैब्रिकेटेड जो भी आइटम होता है उसको विजुअल इंस्पेक्शन करना चाहिए, कहीं कुछ डिफेक्ट तो नहीं हो गया, है ना। सो डी जो है राइट आंसर है। 64 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लक्स इन वेल्डिंग। फिर से क्वेश्चन वही आ गया, वेल्डिंग में फ्लक्स का मेन कार्य। उस ऊपर क्वेश्चन जो था हमारा, उसमें आंसर जो थे वो स्टेबलाइज का, आर्क को स्टेबलाइज करने के, लेकिन यहाँ पे कोई जो आंसर है वो चेंज हो गया, टू डिजल्व द मेटल ऑक्साइड, है ना। धातु ऑक्साइड को भंग करने के लिए जो होता है, मैंने पहले बताया था कि ऑक्साइड को भी निर्माण नहीं होने देता है वहाँ पे, उसके लिए फ्लक्स होता है। सो डी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, टू डिजॉल्व द मेटल ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड को भंग करने के लिए जो होता है का जो इलेक्ट्रोड होता है उसमें फ्लक्स लगा होता है, और वो फ्लक्स का ये काम भी होता है ना, आर्क को स्टेबलाइज करने के साथ साथ वो ऑक्साइड को भी बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 65 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है इन गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, जी मैव, विच ऑफ द फॉलोइंग पोलैरिटी इज जनरली यूज। तो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग जो होता है उसमें कौन सा पोलैरिटी का यूज़ किया जाता है जनरली? तो उसमें आपका जो होता है डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी का इस्तेमाल किया जाता है ना। बी जो आपका राइट आंसर है। 66 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है मीग मैक का पूछ रखा है, मेटल इनर्ट गैस और मेटल ऑर्गन गैस जिसको बोलते हैं। सो वेल्डिंग
कॉपर कोटेड फिल्टर वायर इज यूज, है ना। तो मिग मैग में जो होता है वेल्डिंग में तांबे से लेपित फिलर तार का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आपका क्या होता है, रस्ट को रोकने के लिए किया जाता है ना। सो डी जो आपका राइट आंसर है। 67 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज द प्री हीटिंग टेम्परेचर फॉर आर्क वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन। तो ढलवा लोहे जो होता है उसका आर्क वेल्डिंग करने के लिए प्री हीटिंग तापमान कितना होता है? तो 150 से आपका 250 डिग्री सेल्सियस होता है। सो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन द गैस सिलेंडर कंटेनिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस विल हैव लेफ्ट हैंड वॉल थ्रेड, है ना। तो निम्नलिखित में से किस गैस वाले गैस सिलेंडर में बाएं हाथ का थ्रेड होता है? तो बाएं हाथ का थ्रेड जो होता है वो आपका जनरली फ्यूल जो होते हैं उसमें होता है ना। सो एसिटिलीन जो होता है उसमें फ्यूल होता है, तो फ्यूल में आपका पाया जाएगा लेफ्ट हैंड थ्रेड। बाकी जो होता है जिसमें आपका बर्नेबल नहीं होता है जैसे ऑक्सीजन जो होता है उसमें आपका राइट हैंड थ्रेड पाया जाता है ना। तो इसमें बाएं हाथ का थ्रेड पूछ रखा है तो आपका एसिटिलीन जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, डी जो है सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट टूल इज़ ऑफन यूज टू मैग्नीफाई द एग्जामिन स्मॉल डिफेक्ट इन अ वेल्ड, है ना। तो वेल्ड में छोटे दोषों को आवर्धित करने और जांचने के लिए अक्सर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो उसमें आपका मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है उसका उपयोग किया जाता है क्रैक्स वगैरह या स्मॉल डिफेक्ट्स जो होते हैं उसको देखने के लिए, है ना। तो बी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड इज डिटरमाइंड बाय। तो फिलेट वेल्ड की जो प्रबलता होती है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो आपका थ्रोट का जो गले की जो मोटाई होती है ना या थ्रोट का जो थिकनेस होता है उससे आपका फिलेट वेल्ड का स्ट्रेंथ जो है डिटरमाइन किया जाता है ना। सो डी जो आपका राइट आंसर है। 71 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है ड्यूरिंग मिग मैग वेल्डिंग टू रिड्यूस द स्पैटर एंड इम्प्रूव द आर्क स्टेबिलिटी विच गैस मिक्सचर इज यूज, है ना। तो मिग मैग जो वेल्डिंग होती है उसमें स्पैटर को कम करके जो उसकी आर्क स्टेबिलिटी है उसको मतलब बढ़िया करने के लिए उसमें जो गैस का मिक्सचर किया जाता है वो कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है? तो उसमें आपका ऑर्गन का मिक्स किया जाता है ना। ऑर्गन ऑप्शन में देखो 2 ऑप्शन है ऑर्गन के। तो ऑर्गन होता है CO2 होता है और O2 होता है ना। तो आपका सी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैबोरेटरी टेस्ट, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोगशाला परीक्षण है? तो टेंसाइल टेस्ट जो है आपका प्रयोगशाला परीक्षण है ना, ये जो आपका सही उत्तर है। 73 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन द इलेक्ट्रोड साइज से रेफर्स टू। तो इलेक्ट्रोड आकार किससे संदर्भित किया जाता है? तो डायमीटर ऑफ जो कोर होता है, कोर वायर होता है, कोर वायर का जो व्यास होता है उससे लिया जाता है। तो पहला जो है आपका सही उत्तर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच वेल्डिंग प्रोसेस इज कंसिडर्ड ईजी, है ना। कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया जो है आसान मानी जाती है? जो डाउन हैंड होता है ना वो सबसे आसान मानी जाती है। सो ये जो आपका सही उत्तर है। इसको फ्लैट भी बोलते हैं या हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं ना। 75 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच डिफेक्ट विल ऑक्योर इन केस ऑफ एक्सेसिव स्टिक आउट इन CO2 वेल्डिंग, है ना। सो CO2 वेल्डिंग में अत्यधिक चिपक के मामले कौन सा दोष होता है ना। अत्यधिक जब चिपक जाता है तो उसमें तो आपका उसमें जो वेल्ड का आकार होता है अनियमित हो जाता है ना। सो दोष पूछ रखा है तो सही हो जाएगा इरेगुलर वेल्ड शेप। तो सी जो आपका सही उत्तर है। 76 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच वन इज़ अ काइंड ऑफ इंटरनल डिफेक्ट। लेकिन उसमें कौन सा एक प्रकार का आंतरिक दोष है? तो आपका ब्लो होल ये आपका इंटरनल डिफेक्ट है, लैक ऑफ फ्यूजन ये भी है और इंटरनल क्रैक्स ये भी है ना। तो डी जो आपका सही उत्तर है और सही उत्तर हो जाएगा ना। 77 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्वेश्चन है आपका डिवाइस इंटेंड टू कीप द पार्ट टू बी वेल्ड इन अलाइनमेंट एंड ऑल्सो टू पोजिशन द वर्क एज मे बी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड। तो वेल्डिंग में उचित पुर्जों की रखरखाव में रखने और आवश्यकता अनुसार कार्य को स्थिति में रखने के लिए उपयुक्त उपकरण है। सो वेल्डिंग मिक्सचर जो होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है जिसमें आपका वेल्ड का अलाइनमेंट और उसका पोजीशन जो होता है उस जैसे रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से वेल्डिंग फिक्सचर इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। सो ये जो आपका सही उत्तर है। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है हाउ कैन वी अवॉइड लैक ऑफ फ्यूजन इन गैस वेल्डिंग। तो गैस वेल्डिंग में हम संलयन की कमी को कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो वेल्ड विथ यूनिफॉर्म स्पीड, आपकी स्पीड जो है समान गति रहेगी तो उसमें आप जो है लैक ऑफ फ्यूजन को जो अवॉइड कर सकते हो, है ना। तो डी जो आपका सही उत्तर है।
79 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर शुड बी कंसीडर फॉर एज पेनिट्रेशन ऑफ द प्लेट टू बी वेल्डेड, है ना। निम्नलिखित में से किस कारक को वेल्ड की जाने वाली प्लेटों के छोर की तैयारी हेतु विचार किया जाना चाहिए। जिस प्लेट पे हमें वेल्ड करना है उसकी मोटाई जो होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। थिकनेस ऑफ द प्लेट टू बी वेल्डेड, वेल्ड की जाने वाली प्लेटों की मोटाई जो होती है उसी पे कंसीडर किया जाता है एज पेनिट्रेशन का, है ना। आपको सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्वेश्चन है आपका विच अमंग द फॉलोइंग डिस्टोर्शन इज कंट्रोल बाय प्री सेटिंग द प्लेट्स टू बी वेल्डेड, है। निम्नलिखित में से कौन सी विकृत वेल्ड की जाने वाली प्लेटों को प्रीसेट करने नियंत्रित किया जाता है, करने के लिए नियंत्रित किया जाता है। तो आपका एंगुलर होता है ना, बी जो है आपका सही उत्तर है। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है आपका द टेम्परेचर ऑफ आर्क रिमेन्स एट, है ना। आर्क का तापमान कितना रहता है। तो आपका 35, समटाइम ये आपका 3300 डिग्री मिलेगा, किसी में आपको 3600 डिग्री मिलेगा, ये अलग अलग मिलता है। तो ये आपका हाईएस्ट जो होता है वो आपका 3300 पाया जाता है ना। तो यहाँ पे 3500 दे रखा है। तो आपका बी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ कास्ट आयरन मेक्स इज डिफिकल्ट टू वेल्ड, है ना। ढलवा लोहे में के निम्नलिखित में कौन सा गुण जो होता है वो मुश्किल बनाता है उसको वेल्ड करने के लिए। तो वो मेन जो होता है आपका हार्ड और ब्रिटल होता है, जिसके कारण उसको वेल्ड करने में जो होती है बहुत समस्याएं आती है। सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। यही होता है जिसकी भंगुरता मेन तो ज़्यादा होता है, हार्ड और ब्रिटल ही होता है, जिसके कारण जो होता है उसमें वेल्डिंग करना जो होता है बहुत ही मुश्किल होता है ना। सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है 83 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच डिफेक्ट कैन बी फाउंड बाय विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द वेल्डेड जॉइंट, है ना। तो वेल्डेड जॉइंट के दृश्य परीक्षण में कौन सा दोष पाया जाता है। तो उसमें आपका मिसअलाइनमेंट ऑफ पार्ट जो होता है वो पाया जाता है ना। मतलब भागों का गलत संलयन जो है वो देखा जाता है उसमें विजुअल में। बाकी जैसे आपका क्रैक्स रहता है तो क्रैक्स भी आप देख सकते हो। बी जो है आपका सही उत्तर है। 84 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड कोटिंग। इसमें दे रखा है ER4211, व्हाट इज द फर्स्ट डिजिट ऑफ द नंबर इंडिकेट 4211 इंडिकेट, है ना। तो 4211 जो दिखा रखा है इसमें लिख रखा है, इसका मतलब क्या है उसके बारे में पूछ रहा है ना। पहला अंक क्या इंगित करता है। तो पहला अंक जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ को दिखाता है, जॉइंट का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है उस चीज़ को बताने का काम करता है ना। सी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 85 नंबर। इफ़ द परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इज मोर इन द बेस मेटल विच डिफेक्ट विल ऑक्योर। तो यदि बेस मेटल में फॉस्फोरस का प्रतिशत अधिक हो जाता है उसमें कौन सा दोष होगा। तो उसमें आपका सरफेस में क्रैक्स आएगा, है ना। ये जो है आपका सही उत्तर है। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक होल्डर एंड अर्थ क्लैम्प फॉर। तांबे का उपयोग जो होता है विद्युत धारक पृथ्वी क्लैंप के लिए किया जाता है। तो क्यों किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो बढ़िया वो कंडक्टर होता है ना। कंडक्टर आप बढ़िया होगा तो उसमें करंट भी फ्लो बढ़िया होगा। बी जो है राइट आंसर, इजी फ्लो ऑफ करंट, है ना। करंट का आसानी से प्रवाह होता है आपका कॉपर में, उसके लिए आपका इलेक्ट्रोड होल्डर और आपका अर्थ क्लैम्प के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। बी जो है आपका सही उत्तर है। 87 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसका क्वेश्चन है आपका विच डिफेक्ट ऑक्योर इफ कास्ट आयरन इज वेल्डेड विदाउट प्री हीटिंग, है ना। यदि ढलवा लोहे को प्री हीटिंग के बिना वेल्ड किया जाता है तो उसमें कौन सा दोष आएगा। तो उसमें डायरेक्टली क्रैक्स आ जाएगा, है ना, क्योंकि वो ब्रिटल होता है ना। आप उस पर वेल्ड करते हो, प्री हीटिंग नहीं करते हो, डायरेक्टली वेल्ड करते हो तो उसमें करंट जैसे देते हो ना तो उसमें क्या है ना उन चीज़ें फटती है तो वही आपका क्रैक्स हो जाता है। तो सी जो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है अंडरकट जो होता है। देखो इनने आंसर कर रखा है अंडरकट का। अंडरकट जो मैक्सिमम जो आता है, आप जब हाई करंट दोगे ना उस केस में आपका अंडरकट का आता है ना। आपका क्रैक्स जो है वही सही उत्तर हो जाएगा, सी। 88 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है ड्यूरिंग ओवर हीट आर्क वेल्डिंग इज़ मोर कन्वीनियंट टू यूज़। तो ओवर हेड आर्क वेल्डिंग के दौरान किसका उपयोग करना सबसे अधिक सुविधाजनक है। तो आपका हेलमेट जो होता है ना, जब भी आप ओवर हेडेड वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हेलमेट शील्ड जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है ना। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, हेलमेट। 89 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें क्या है ना, ये पूरी तरह से लिख नहीं रखा है ना, क्योंकि यहाँ हैंड स्क्रीन है, सन ग्लास है, वेल्डिंग गॉगल्स है, ये तो कर ही नहीं सकते हैं ना। बाकी हेलमेट दे रखा है तो हेलमेट खाली हेलमेट नहीं होता है, वो आपका हेलमेट शील्ड या ये जो होता है खाली हेलमेट लिख रखा है तो ये आपका वेल्डिंग हेलमेट होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन जो है आपका विच वन ऑफ द
डिफेक्ट इज काउज बाय हायर करंट, तो हाई करंट जब देते हो तो उस केस में क्या होगा, अंडर कट होगा, है ना। बी जो आपका सही उत्तर है। 90 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है इन विच वेल्डिंग प्रोसेस ग्रेजुएटेड फ्लक्स इज फीड थ्रू हुपर टू द वेल्डिंग स्पोर्ट, है ना। किस वेल्डिंग प्रक्रिया में ग्रेनुलेटेड फ्लक्स को हॉपर के माध्यम से वेल्डिंग स्पोर्ट को प्रवाहित किया जाता है ना। तो उसमें आपका सोई इस्तेमाल किया जाता है ना। तो ये जो आपका सही उत्तर है, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज यूज टू रिड्यूस द हार्डनेस एंड इंक्रीज द सॉफ्टनेस ऑफ मटेरियल, तो कौन सी उष्मा उपचार प्रक्रिया का उपयोग धातु की कठोरता को कम करने और कोमलता को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो आपका एनीलिंग होता है ना। सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें AWS का फुल फॉर्म पूछ रखा है, तो इसमें AWS का जो फुल फॉर्म होता है अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी होता है ना। डी जो है आपका सही उत्तर है। 93 नंबर क्वेश्चन है LPG का मतलब पूछ रखा है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। बी जो आपका सही उत्तर है। 94 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग वेरिएबल इज टू बी कंट्रोल टू अवॉइड मोर फ्लक्स कंजम्पशन इन सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, तो उच्चतम जलमग्न चाप वेल्डिंग होता है, उसमें अधिक फ्लक्स खपत से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग को नियंत्रित किया जाता है, तो उसमें आपका होता है वेल्डिंग वोल्टेज को, है ना। सो बी सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ पोस्ट हीटिंग इन सर्टेन वेल्डेड जॉइंट, है कुछ वेल्डेड जॉब्स को पोस्ट हीटिंग का उद्देश्य क्या है, तो कुछ जॉब में जो होता है ना पोस्ट हीटिंग किया जाता है, तो उसका मेन उद्देश्य पूछ रखा है ना। सो हार्डनेस और ब्रिटलनेस को कम करने के लिए जो होता है पोस्ट हीटिंग किया जाता है ना। सो ये जो आपका सही उत्तर है। 96 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है रीजन फॉर एनफ वेल्डिंग आ रहा है ना। रफ वेल्डिंग पूछ रखा है ना। रफ वेल्डिंग जो होता है ना उसका मेन कारण पूछ रखा है, ऐसा क्यों होता है, रफ वेल्डिंग का कारण क्या है, तो उसमें जो होता है ना आप ज़्यादा करंट देते हो उस केस में भी, लो करंट देते हो तब भी, और यदि आपका इलेक्ट्रोड जो है रॉन्ग इलेक्ट्रोड वेविंग है उस केस में भी आपका आएगा ना। अलग तरीके से चलाते हो ना, आपको करली करके चला देते हो, स्ट्रेट नहीं चला रहे हो, तो उस केस में भी आता है। सो डी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। सब के सब जो है सभी के सभी ये रीज़न है ना जिसके कारण जो होता है रफ वेल्डिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है 97 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है इन विच नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, है ना, साउंड वेव्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी या रिजन, तो गैर विनाशकारी परीक्षण हेतु उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो इसमें नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के बारे में पूछा है जिसमें आपका हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जो होता है इसमें इस्तेमाल किया जाता है आपका साउंड वेव का, है ना। ये जो आपका सही उत्तर है। 98 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्वेश्चन है आपका विच सील्डिंग गैस यूज इन मिगमैग वेल्डिंग प्रोड्यूस स्टेबल आर्क कंपेयर टू अदर इनर्ट गैस, है ना। तो मिगमैग वेल्डिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी वेल्डिंग गैस अन्य निष्क्रिय गैसों की तुलना में स्थिर आर्क उत्पादन करती है, तो वो आपका ऑर्गन होता है ना। सो पहला जो आपका सही उत्तर है। 99 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी वेल्डेड बाय सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज जलमग्न आर्क वेल्डिंग द्वारा निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु की वेल्डिंग की जाती है, तो आपका लो कार्बन स्टील होता है, लो एलॉय स्टील होता है और स्टेनलेस स्टील होता है ना। तीनों के तीनों जो हैं ये आपका सही उत्तर है। सो डी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा सभी के सभी। ये 100 नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्टोर्शन कंट्रोल टेक्निक, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरूपण नियंत्रण तकनीक नहीं है, तो इनमें से कौन सा जो है आपका डिस्टोर्शन कंट्रोल टेक्निक नहीं है, तो बैक गोजिंग जो है ये आपका किसी भी प्रकार का डिस्टोर्शन कंट्रोल टेक्निक नहीं है ना। बाकी सारे के सारे जो हैं आपका डिस्टोर्शन कंट्रोल टेक्निक है ना। बैक स्टेप वेल्डिंग टेक्निक ये भी आपका डिस्टोर्शन कंट्रोल टेक्निक है। बैक टू बैक वेल्डिंग, सीक्वेंशियल वेल्डिंग ये भी आपका डिस्टोर्शन कंट्रोल टेक्निक है ना। बैक गोजिंग नाम का किसी भी प्रकार का आपका डिस्टोर्शन कंट्रोल टेक्निक नहीं होता है। 100 क्वेश्चन टोटल आए हुए थे जिसमें से आपका 40 नॉन टेक्निकल थे और 60 जो क्वेश्चन थे आपके टेक्निकल पोर्शन के थे, है ना। नॉन टेक्निकल में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके थ्योरी पोर्शन से थे, है ना। सो यहीं पे हो गया ख़त्म सारा 100 क्वेश्चन जो है हमने सारा कुछ देख लिया BEML का। तो सारे के सारे क्वेश्चन जैसे हमने देख लिए हैं उसके बाद ये सारा क्वेश्चन आपने देख लिया है ना। इसमें कुछ भी किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो उस डाउट को आप ज़रूर कमेंट में लिखें, है ना। डाउट उसका फिर आपका कमेंट में जवाब मिल जाएगा। बाकी इस तरह के वीडियो लगातार पाने के लिए और जॉब से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसकी जानकारी पाने के लिए टेक्निकल स्टडी पॉइंट को जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। और इस तरह के लगातार वीडियो पाने के लिए
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।